बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी है। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मज़ीद 7 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं बलूचिस्तान में। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का जो बड़ा इक़दाम है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा, इस पर बात करेंगे। और इंटरनेशनल ख़बरों के अंदर ट्रंप की एक दफ़ा फिर से ईरान को धमकियाँ और दोबारा से आप नाए हुर्मज़ पे हमें ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं, जबकि ब्रिगेडियर गजनफर साहब सीनियर तजियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये जो दहशतगर्दी का एक अफरियत था जिससे जान छूटी, एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। ये मरहला जो है वो आप कह लीजिए कि फ़ाइनल मरहला आप इसे कहेंगे, जिस तरह से बिल्कुल फाइनल वार्निंग चलेगी दहशतगर्दों तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया जी। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस है उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है जो बलूचिस्तान के अंदर करंट प्रॉब्लम चल रही है। और ये जो दहशतगर्दी है ये बलूचिस्तान में कई साल से मुकीम है, लेकिन हम इसको वक्ती तौर पे एड्रेस करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर करते थे, छोड़ देते थे। मैं समझता हूँ ये अब फैसला कुन टाइम आ गया है जहां पे पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम एजेंसियों को ये फैसला करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ईरान अमेरिका जंग थी, अगर ये जंग खुदा ना खास्ता ईरान के अंदर रजीम चेंज कर देती तो ये मामला जो है वन साइडेड हो जाना था। फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था इसको हैंडल करना। पाकिस्तान को और दीगर चैलेंजेस बड़े होने थे। लेकिन अब जो वहां पे दहशतगर्द हैं जिनको हम साया मुमालिक से फंडिंग आ रही है और इतनी ज्यादा हद तक फंडिंग आ रही है कि वो फंडिंग ना सिर्फ बलूचिस्तान में है, बस आजाद कश्मीर में भी है, फिर अफगानिस्तान से भी हो रही है। तो वो फंडिंग की वजह से वो जो अब कुव्वतें हैं उनको पता है कि अब उनके सर्वाइवल की जंग है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में डिसरप्शन पैदा करनी है। अगर वो ये करने में नाकाम हो गए और उनको एड्रेस कर दिया गया तो फिर जो फंडिंग हुई है उसकी बिना के ऊपर उनका प्लान सारा नाकाम हो जाएगा। तो वो भी फैसला कुन मराइल में दाखिल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन पैदा करने में। और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी एक फैसला कुन मराइन में दाखिल हो गई है, जहां पे आपको अब ये इशू को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दहशतगर्दों को सफा हस्ती से मिटाना पड़ेगा और उनके लिए लीनियंसी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके अंदर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान को बड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान एक तो बड़ा बहुत है, फिर वहां पे इलाकाई मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको बाहर से फंडिंग हो। तो इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए अफवाज पाकिस्तान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनको ये अब चैलेंज जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसके ऊपर ये ऐसा कोई स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा जिससे दहशतगर्दों को एक दफा सफा हस्ती से मिटाए भी और एक इबरत का निशान बनाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई दहशतगर्द कोशिश ना करे कि आइंदा वो इस पाक हस्ती के ऊपर आके पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के किसी इलाके खित्ते के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया रोनमा करे या डिसरप्शन पैदा करने का सोचे भी। तो मैं समझता हूँ ये फैसला कुन मराइल है कि जहाँ पे फौज पाकिस्तान को हर सर तोड़ के बाजी और हमारी पूरी कौम की दुआएं जो है वो फौज पाकिस्तान और बहादुर पाकिस्तान के सपूतों के लिए है, जो अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नहीं गुरा रहे, कतरा रहे। और वो पाकिस्तान आज आप और हम यहाँ पे जो एक सुकून की नींद सो रहे हैं, ये इन बहादुर सपूतों की वजह से राइट सर, बिल्कुल हम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। आसिफ बाजवा साहब बताइएगा, बड़ा क्लियरली ये मालूम है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवाई जाती है वो आप कह लीजिए कि मेनली इंडिया की तरफ से एंड देन अफगानिस्तान की तरफ से करवाई जा रही है। तो सर पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर क्या रोल प्ले कर रही है? हम किस फोरम पे जाके इसके ऊपर बात कर रहे हैं? फ़ौज तो ठीक है अपना काम कर रही है, शहादतें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत के जो करने के काम होते हैं, डिप्लोमेसी, हुकूमत ने जो इसके ऊपर सफारतकारी करनी होती है, वो कहाँ पर खड़ी हुई है?
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये समझता हूं कि इन हालात में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है वही करना चाहिए। इससे कमतर किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर टू, आपका इशारा मुमकिन है, माइट बी पॉसिबल कि आप ये समझते हो कि क्या डायलॉग भी जो है वो किया जा सकता है। हाँ, डायलॉग तो किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के साथ डायलॉग किया जा सकता है जो हुकूमत पाकिस्तान की रेट को तस्लीम करें, हथियार फेंके और वो ये कहें कि हम रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। अगर वो लोग ये समझें कि वो दहशतगर्दी करके इंडिया के इंडिया की प्रॉक्सी वार करके या अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वार करके वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखें, दुनिया का कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, बगैर टेबल टॉक के उसका कोई हल नहीं है। लेकिन जब दूसरा फरीक सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की बात करे, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर वो दावा बोलने की बात करे, या वो पाकिस्तान को तस्लीम ना करने की बात करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेट को ना माने, तो फिर उससे उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। सामा तैयब साहब, उसका कला कमा किया जा नहीं सर, सकता है। मैं और थोड़ा ये सा मैं इसको आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ सर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर इंडिया के खिलाफ बात की जा सकती है, शवाहिद मौजूद हैं, सबूत दिए जा सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? देखें सर, मैं आपको ये अर्ज करूं कि 1 साल हो गया, 1 साल 1 माह हो गया जब पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 साल से ज्यादा, अगर 1.5 साल हो गया, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने हर लेवल पे, यूएनओ में, दीगर लेवल्स पे, इंडिया के साथ सामने टीवी टॉक शोज में, और अपने जो डीजीज थे उनके साथ भी ये बात शेयर की गई कि आप हमें एविडेंस दें हमारे खिलाफ। अगर हम गुनाहगार हुए, जिम्मेदार हुए, इन्वॉल्व हुए, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन वो हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे सकती। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उन्होंने भी अपने डेलीगेशन भेजे, पाकिस्तान ने भी भेजे। बिलावल बिलावल भुट्टो साहब जो थे, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने भी मेहनत की और पूरी दुनिया में अपना मुकदमा पेश किया। और पाकिस्तान को इस बात में ये पाकिस्तान साबित कर सका कि पहलगाम के वाकये में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना थी। उन्होंने कहा कि आज भी साबित कर लें, जब किसी भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप आ जाएं, हमारे सामने बैठ जाएं। लेकिन वो हमारे सामने नहीं बैठे, और उसके बाद जो जंग हुई उसका भी नतीजा आपने देख लिया। जब वो लोग ये समझते हैं कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम पाकिस्तान के एक बड़े सूबे को जिसका नाम बलूचिस्तान है उसमें खलशार पैदा करके, अनारकी पैदा करके, और एक एलर्जी की तहरीक को हवा दे करके वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर से चंद ऐसे नौजवान जिनको गुमराह किया गया है, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को भी और दीगर लोगों को भी, मैं ये समझता हूं कि जब हम अपनी नेशन के ऊपर, अपने लोगों के साथ, अपने अंदर को, अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। लेकिन आज जो आपका क्वेश्चन था, आज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, इससे बढ़कर भी अगर करना पड़ा तो हम करेंगे। हम अपनी रेट कायम रखेंगे, और ऐसे अनासर जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के बच्चों के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, किसी सूरत उनके साथ, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत उनके ब्रिगेडियर साथ साहब, हम ब्रिगेडियर साहब बातचीत ये भी। जी, ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से हम देख रहे हैं कि फोर्सेस काम कर रही हैं, ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, कामयाब होते हैं। सर, हुकूमतों का क्या काम होता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त, इसको कहाँ रेट करेंगे आलमी इदारों के अंदर आवाज़ उठाने पे, इंडिया 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 के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोचिस्तान जो है ना, इट इज बर्निंग। आज हालात इमोशनलिज्म से नहीं,
अपना जो है आप रियलिटी से और रियलिज्म से देखने की जरूरत है। बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब है। आपने देखा कि ज़ियारत के अंदर जो वाकया हुआ, इट्स एन आई ओपनर। एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया गया और 21 एहलकारों को वो अगवा करके ले गए, उनको जाके पहाड़ों में मारा गया और उनकी लाशें आपने रिकवर की। जो कुछ आपको N20 पे हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके साथ साथ जुवानी चेक पोस्ट पे हमला हुआ वो आपके सामने। चागी के अंदर तमाम दहशतगर्द जो है वो शहर के अंदर कर रहे थे, और वहां पे लोग भी थे, लेकिन लोग उनकी प्रेजेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहे थे। फिर वो बहुत सारी जगहों पे आते हैं, नाके लगाते हैं, जो एक गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है, और थोड़ी देर के लिए वहां रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो बहुत सारे इलाकों में हुआ। आज लोरलाई में अगर आपको पता हो तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनकी तरफ से एक अपने तमाम SHOs को और तमाम DSPs को एक लेटर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 मुश्तबा अफराद जो है संजावी के नजदीक देखे गए। इसलिए उन्होंने कॉशन किया तमाम थानों को भी, बल्कि लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को, कि आप घरों से ना निकलें और गैर जरूरी तौर पे मूव ना करें, क्योंकि वो मुश्तबा लोग थे। तो असामा ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये कह देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस उसको उठा के फेंक देंगी, मार देंगी। वहां पे जो रशियन रिपोर्ट है, अगर आपकी नजर से गुजरी हो, उसने ये कहा था कि कम से कम उन्होंने कहा था मिनिमम 6000 दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें ETIM भी है, जिसमें दाइश भी है, जिसमें फितना अल खारिज भी है, फितना अल हिंदुस्तान भी है। और आज अब जब देख रहे हैं, जिस तरह मैं आपको रिफ्लेक्ट करूंगा, रियासत के ऊपर जो हमला हुआ, वहां कहने के मुताबिक, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि वहां कोई 50 से ज्यादा 100 के करीब लोग थे जिन्होंने आके थाने पे हमला किया था। वहां पे पुलिस थी जो सारी रात लगती रही। एक बड़े दिलेर SHO थे सोबत खान, जिन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। तो पहली बात तो राइडर क्लॉज ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लड़ती रहेंगी और हर उस ऑपरेशन का जवाब देंगी विद फुल माइट, या हर उस टेररिज्म की वारदात का जवाब देंगी जो टेररिज्म इन दहशतगर्दों की तरफ से, जिससे हम बारहा कह चुके हैं, और इसमें कोई शक व शबूक की गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर फितना अल खारिज भी इन्वॉल्व है, फितना अल हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, मुसैद इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व है। क्योंकि पाकिस्तान, याद रखिएगा, एक न्यूक्लियर आर्म मुस्लिम कंट्री है। बलूचिस्तान से सी पैक गुजरता है, बलूचिस्तान से सी पैक गुजरता है तो वहां अमेरिका को तकलीफ होती है और भारत को तकलीफ होती है। गवादर पोर्ट अगर डेवलप होती है और उसका फायदा बलूचिस्तान को पहुंचता है तो उसको तकलीफ UAE को होती है। और UAE कभी नहीं चाहता कि, क्योंकि डीप वाटर पोर्ट है, UAE की पोर्ट तो डीप वाटर पोर्ट नहीं है, वहां तो जहाज रुक जाता है मेन उसमें, और वहां से फिर टग बोट लेके आती, सामान आप मेन उसमें उतारते हैं। तो वो UAE नहीं चाहता कि गवादर डेवलप हो। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो अभी ईरान का और अमेरिका का जितना टसल हुआ, जो कुछ भी हुई, उसमें अगर पाकिस्तान भी स्ट्रांग होता है, स्टेबलाइज होता है, और ईरान भी स्टेबलाइज होता है, तो आप एक मिनट को अपने जहन को दौड़ाइएगा और सोचिएगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर अमेरिका पे क्या असर पड़ता है। तो ईरान को उन्होंने डिस्टेबलाइज ऐसे हुआ है, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू गेट डिस्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज ऑन, एंड इट्स अ ग्रेट गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड इनसाइड पाकिस्तान। इसके अंदर कोई शक नहीं है। हम इसको सिर्फ इंडिया से रिलेट करेंगे तो, या अफगानिस्तान से रिलेट करेंगे तो वो रीजन तो है, समझ तो आ रही है, अफगानिस्तान भी है, इजराइल भी है, बट देयर आर मोर थिंग्स टू डू। मैंने फिर आपसे अर्ज किया ना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हेसिटेट नहीं करेंगे। 11 जवान शहीद हो गए N20 पे, आपके 35 जवान शहीद हो गए पुलिस वाले ज़ियारत में, तो वो तो पीछे नहीं हटे, दे वर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, बट देयर इज मोर टू बी डन। और वो है आपके डिप्लोमेटिक लेवल पे और आपके पॉलिटिकल लेवल पे। आपके यहाँ पॉलिटिकल गवर्नेंस का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा लैक है, बहुत बड़ी मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से आप जो उनके बेसिक इश्यूज हैं उनको हम आज की बात नहीं है, अगर हम कहें कि हम रिलेट करें आज की तारीख से या पिछले साल की तारीख से, उससे पिछले साल की तारीख से, इट्स अ प्रॉब्लम विच इज कंटिन्यूइंग। मतलब वो आपको पता है कि 1973 में भी इंसर्जेंसी हुई थी,
लेकिन 1973 की इंसर्जेंसी और आज की दहशतगर्दी का फर्क नहीं है, वो इंसर्जेंसी थी, ये दहशतगर्दी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिटिमेट डिमांड नहीं है। और आप ये देखिएगा कि उस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इन बलोचों के साथ शामिल हो गए, यानी बलोच ही है जो आके बलोच को मार रहा है। अब जो अपना पुलिस वाले शहीद हुए वो सारे बलोच थे ना, मारने वाले भी बलोच थे। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई राइट्स की बात नहीं है, इसके अंदर कोई हकूक की बात नहीं है, इसके अंदर कोई महरूमियत की बात नहीं है। ये एक एजेंडा है जो बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी का एजेंडा है, और इसका फर्क समझने की जरूरत है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो टोटल हल नहीं होते किसी मसले का। दे आर वन ऑफ द सॉल्यूशन, दे आर वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट द अदर सॉल्यूशंस व्हिच रिलेट टू योर डिप्लोमेसी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस इशू को बहुत दफा इंटरनेशनल लेवल पे उठाता रहा है। आसिम इफ्तिखार साहब हैं जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो यूएनओ में बैठे हैं, उनकी बेताशा तकरीरें आप उठा के देखें जो उन्होंने की है, और जो भारत की जो फितना हिंदुस्तान की और तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया। पाकिस्तान ने चाइना को इन्वॉल्व किया, अभी रिसेंटली चाइना को इन्वॉल्व किया था डिप्लोमेसी के लिए, उरमची में भी मुज़ाकरात हुए। उसके साथ साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है चाइना के, वो भी बारहा जाके अफगानियों को मिले, उनसे बातचीत की। लेकिन ये जो दहशतगर्दों का एक ग्रोह है, जो नारकोटिक स्मगलर हैं जो बैठे हुए हैं, जो भत्ताखोर हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बैठे, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। अब आप मुझे बताइए, इफ दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू डिप्लोमेसी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चाइना के अलावा फिर इस दायरे इख्तियार को बड़ा करने की जरूरत है। अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान की मदद करता है। हमने अफगानिस्तान अमेरिका की स्टेबिलिटी के लिए काम किया। हमने कहा कि हम अमेरिका और ईरान का दुनिया के अमन के लिए हम काम कर चुके हैं। अगर हम दुनिया के अमन के और अमेरिका के भी अमन के लिए हमने काम किया है, तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अंदर प्रेशराइज क्यों नहीं कर सकता, या हम उसको कन्विंस क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि आप ये समझिए कि बहुत सारी, मैं क्या क्या आपको बात बताऊं, इट इज लैक ऑफ आवर इंटरेस्ट जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही है। ये आज की पैदावार नहीं है। आपके जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इस वक्त बलूचिस्तान में, चाहे वो बुलान मेडिकल कॉलेज है, चाहे बुलान यूनिवर्सिटी है, चाहे मसलूम यूनिवर्सिटी है, सबके अंदर इन BYC की और इन दहशतगर्द तंजीमों की जो BYC और बाकी चीजें जो है, बाकी तंजीमें वो कायम हो चुकी है। वहाँ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पढ़ाया जाता है। तो क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये जरूरत नहीं है कि वो हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो उन चीजों को यूनिवर्सिटी के साथ जाके यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस करके वहां पे काउंटर नैरेटिव डेवलप करे, अपने लोग वहां पे भेजे, अपनी वर्किंग टीमें वहां पे भेजे, अपने इंटेलेक्चुअल्स। क्या इस वक्त जरूरत है समर की? ओसामा याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के एक दौरे से हल नहीं होगा। ये एपेक्स समिट का इजलास हो गया और आपने कह दिया कि हम मार मूर देंगे। देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ स्टडी ग्रुप, देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ वर्किंग ग्रुप, और उस वर्किंग ग्रुप के अंदर आपके पॉलिटिशियन होने चाहिए। व्हाई कांट वी इनवाइट दोज पीपल जो ऑपोजिशन में आज बैठ के बात कर रहे हैं कि जी अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। अच्छा, जाहिर साहब के भाई गवर्नर रहे हैं, अख्तर मेंगल जो है वो बलूचिस्तान की सियासत में रहे हैं। अगर आज वो अपोजिशन में है तो नो प्रॉब्लम, आप उनसे बात करें, उनको स्टडी ग्रुप में शामिल करें। देयर इज अ नीड टू टॉक टू दीस पीपल, देयर इज नॉट नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम पॉलिटिकली आल्सो। ओनली गवर्नमेंट कांट डू इट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। ओनली आर्मी करती रहेगी। इस वक्त तो सिचुएशन ये नजर आ रही है जिसको मैं बड़ा अपना आपको बता दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि तमाम की तमाम चीजें उठा के फौज के और काइनेटिक ऑपरेशन पे फेंक दी जाए और बाकी चीजें जो वो उसको के ऊपर कोई तवज्जो न। आपको इस चीज को पॉलिटिको डिप्लोमेटिकली, काइनेटिकली, एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली, मीडिया के अंदर नैरेटिवली लेके चलने की ये बहुत सारी डायमेंशंस हैं। बिल्कुल ठीक है सर मैं आगे बढ़ता हूँ, करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार बदर साहब, सर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हुकूमत इस हवाले से अभी तक कुछ करते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ मुझे अगले टॉपिक पे भी जाना है, महंगाई के ऊपर बात करनी है कि महंगाई कंट्रोल करने में कुछ संजीदगी नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से। देखिए सर, ये जो महंगाई है इसके अंदर दो फैक्टर है। एक तो इंटरनल गवर्नेंस की वजह से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट इंटरनल चैलेंजेस की वजह से भी और एक्सटर्नल मामलात की भी वजह से जितना चीजों को मैनेज करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। सर इंटरनल इश्यूज क्या है सर? जी, इंटरनल इश्यूज कौन से हैं? इंटरनल इश्यूज आपके करप्शन का है, ट्रांसपेरेंसी का है, दहशतगर्दी का है, आपकी
इकोनॉमी का है, ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस हैंडल नहीं हो पा रही। और सही। गवर्नेंस हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी वजह है कि ब्यूरोक्रेटिक जो इनकेपेबिलिटी और इनकम्पिटेंसी है वो भी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट फोर्सेस है, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ पे कानून साजी करने वाले जो है वो लोग आते हैं, लेकिन वो 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कानून पास करते हैं, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं होती। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के यहाँ बहुत सारे इदारों के कानून बनते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं है। कि अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस कौन करेगा, उसको पूछेगा कौन? तो ये प्रॉब्लम सारा गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस की वजह से है कि लैक ऑफ इनकेपेबिलिटी, कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और दीगर ब्यूरोक्रेसी है, तो वो अपना जब तक कॉम्पिटेंसी शो नहीं करेगी, अपनी विल शो नहीं करेगी, नीयत साफ नहीं रखेगी, तो ये मामला इसी तरह डिले होते रहेंगे और पाकिस्तान को ये जो इंटरनल चैलेंज है पाकिस्तान को उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। इसी की वजह से आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, इसी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। आपके यहाँ पे सियासतदान भी आवाज उठाते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, महंगाई है, करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन है और दीगर किस्म की करप्शन मौजूद हैं। तो सियासतदान भी आवाज उठाता है, ब्यूरोक्रेट्स भी आवाज उठाते हैं, बिजनेसमैन भी आवाज उठाते हैं, जजेस भी आवाज उठाते हैं, जनरल्स भी आवाज उठाते हैं। कोई पाकिस्तान का ऐसा तबका फिक्र नहीं है जो इन चीजों पे आवाज नहीं उठाता। तो इसकी वजह से देखें कि पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। आपको दहशतगर्दी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर एक पुलिस वाला या पुलिस का महकमा या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने जिले के अंदर केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में या सिंध में वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए चीजों को कंट्रोल नहीं करेगी और फिर वहां पे आपको फौज की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का क्या करना है आपने जब आपसे लोकली चीजें हैंडल नहीं हो रही? तो ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। ये एक बंदे का काम नहीं है, इस पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग, पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाना है कि आपने इन इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है। जो लोग परफॉर्म नहीं करते उनका उनका कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी रखनी है, जो लोग परफॉर्म करें उनको कैसे ग्रोथ देनी है, जो लोग डूअर्स हैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे काम कर सकते हैं, या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे टेक लोग हैं जो पॉलिटिकल भी हैं लेकिन टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उनसे कैसे काम ले सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है ताकि इस चीज को एड्रेस किया जाए। वरना ये तो चूं चूं का मुरब्बा हम बचपन से लेके बड़े हो गए यार, सुनते आ रहे हैं, माजी की, आज की हुकूमत से लेके माजी की तमाम हुकूमतों तक किसी ने गवर्नेंस को इशू हल नहीं किया। आप देखें फाइनेंशियल गवर्नेंस का मामला कि IMF से जान ही नहीं छूट रही। पाकिस्तान के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के आप पैसा इकट्ठा करते हैं, तो लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। वी हैव टू क्रिएट अ मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजाइज द। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाजवा साहब बड़ा जो आई ओपनिंग गुफ्तगू की है ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रूर कमेंट करें, फिर मैं साथ ही आपसे जो है वो महंगाई और जो पेट्रोल की हालिया कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर सवाल करूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने बलूचिस्तान के ऊपर बात की है, बिल्कुल मैं उनकी बातों से एग्री करता हूँ। सर अमल करना है ना, अग्री तो ठीक है, अमल करना है, अब तो अमल करने की बात है। नहीं, देखें ये अमल की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे तशरीफ लेके गए, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और यानी कि फील्ड मार्शल भी और दीगर भी जो सिक्योरिटी के एंड वो सब लोग वहां पे मौजूद थे, पुलिस के, रेंजर्स के, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर वहां पे मौजूद थे। ऐसा नहीं है
ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे इग्नोरेंस है सर देखिए, अभी या मैं आप कहीं मिस पे। कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और वो हर सतह के ऊपर जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। ठीक, हुकूमत क्या कर रही है सर, सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अभी इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं, दी उन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वहाँ की ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो एंटी पाकिस्तान एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं। सर उसको ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ज़ायल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखें, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की ब्रिगेडियर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये कोई एहसास महरूमियत की बात नहीं है। डंडोरा तो ये पीटा जाता रहा है कि वहां पे एहसास महरूमियत है, वहां पे इस तरह है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सी पैक वहां से गुजर रहा है, यूएई नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता। और हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके ऊपर भी ये बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मशवरा है। बड़ा बड़ा इन्होंने टू द पॉइंट बात की है। ऐसे लोगों के साथ मैंने इससे पहले भी सेगमेंट में यही अर्ज किया कि डायलॉग की बात जो है वो पॉलिटिकल जो विल है वो डायलॉग की तरफ जाएगी। ये भी एक पहलू सहमत ये सब ये भी है कि जो भी ऑपरेशन वहां पे शुरू होते हैं वो भी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, जो सॉरी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ही अप्रूवल से ये सारे काम जारी हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं पे इग्नोरेंस है या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे लैप्सेस हैं उनके पास। ये जरूर है कि अपने ही देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी शानदार बात की कि बलोच ही बलोच को मार रहा है। राइट सर। और ये सर बात बिल्कुल ठीक है सर। आने मुझे वाली है। मुझे मुझे बालवा साहब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके आपसे सवाल करूंगा महंगाई के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ बाजवा साहब, सर महंगाई के हवाले से पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ा दी। सर अब क्या करना चाह रहे हैं? अभी इस पर जुल्फ़िकार बदर साहब ने बड़ी एक आप कह लीजिए कि जो गुफ्तगू की है वो हकीकत पे मबनी है कि किसी एंड पे भी काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। देखें सर, इस बात से तो कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। मैं हूं या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या किसी भी जमात से किसी का ताल्लुक हो, क्या हम ये कहें कि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सका है? ये बिल्कुल अवाम बिल्कुल दुरुस्त है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये महंगाई के ऊपर बिल्कुल काबू भी नहीं पाया जा सका। ये दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और लेवी जो है वो बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सर देखें, बात ये है, मैं ये समझता हूं कि बेसिकली ना ये गवर्नमेंट और ना इससे पहले की तमाम गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे मार्शल ला रहा हो, हम टैक्स कल्चर पैदा करने में नाकाम रहे। हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेने के आदी बन चुके हैं, और हम डायरेक्ट टैक्स जो है वो चाहिए कि जिसका टैक्स बनता, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, और एक चीज के ऊपर हम कई दफा देते हैं। मैन्युफैक्चरर देता है, खाम माल वाला देता है, वो सेल वाला देता है, फिर आगे छोटा शॉपकीपर देता है। एक चीज पे 5-6 दफा टैक्स दिया जाता है, और हम टैक्स कल्चर नहीं पैदा कर सके। इसके साथ देखें, आपके इल्म में है कि एक वक्त था जब हमारी पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया गया। तो उस वक्त आपने ये देखा कि जब वो गवर्नमेंट आई, जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी कहा कि हमने सख्त फैसले किए हैं, और हमारे इन फैसलों की वजह से हमारा सियासी नुकसान हुआ है। वो वक्त और आज का दिन, मैं आपको बड़े अदब से अपनी लीडरशिप से भी, कि उसके बाद आज भी हमारा जो पॉलिटिकल वर्कर है, पीएमएलएन का जो वोटर है, मैं पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल पीएमएलएन की लीडरशिप से नाराज है कि आपने पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, आप महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं पैदा किया गया, रिलीफ नहीं दिया गया महंगाई के लिए। बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, कोई भी ऐसी चीज हो, या यूटिलिटी के मामलात हैं, इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन मजबूरी क्या है सर? मजबूरी यह है कि जब हम रिलीफ लेते हैं, हम हेल्थ में रिलीफ मांगते हैं, हम एजुकेशन में रिलीफ मांगते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू हैं। लेकिन सर फिर तो जिससे हम पैसे लेते हैं
उसकी शराइत के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसकी जो ये बिल्कुल गैर, मैं ये समझता हूं कि सियासी बात है, ये पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बोझ है, जिस वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपनी अपनी रियासत बचाई है, हमने अपनी सियासत को तबाह अच्छा, किया मुझे है। बिल्कुल और समझ नहीं आज आई आपने, मुझे बाजवा साहब आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने नून लीग का साथ दिया या अवाम का साथ दिया है। एक तरफ खड़े हुए हैं आप अवाम के साथ, दूसरी तरफ आप खड़े हुए हैं नून लीग के साथ। IMF की शराइत माननी है हजूरे वाला आपने, तो उसमें भी गलती आपकी है, हमारी थोड़ी है सर। हम थोड़ी कर्जे लेते हैं, नहीं, हम उसमें इतना हम बड़ी थोड़ी नहीं है बाजवा सर। साहब, हम थोड़ी कर्जे लेके जो है वो जहाज या गाड़ियां या प्रोटोकॉल्स और ये सारा कुछ एंजॉय करते नहीं हैं। जहाज, नहीं गाड़ियां भी कम है, प्रोटोकॉल भी कम है, जहाज किसी ने दाती मलकियत के लिए नहीं लिया, ये स्टेट का जहाज है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी है, और ये तमाम सूबों के पास जहाज हैं। ये नहीं है कि किसी दीगर सूबे के पास नहीं है, सबके पास है। तो मैं चले, वो ये एक नया चैप्टर है, बात तो इसके ऊपर राइट, बहुत प्रोग्राम चले हो चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब सर, बाजवा साहब जो बात कर रहे हैं सर, मुत्तफिक है आप उनसे? मुझे तो समझ नहीं आई बात बिल्कुल भी कि बाजवा साहब क्या पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। कुछ आप मेरी मदद कर दीजिए। मुझे कभी लगा कि एकदम कह रहे हैं कि बड़ा एक बार मुझे लगा कहने लगे बड़ा गलत कर रही है नून लीग, साथ ही फिर एकदम से जो है वो उन्होंने बात घुमाई है। मैं फिर वहीं पे आके खड़ा हो गया क्योंकि अवाम की तो फिर बात नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं एक उम्मीद थी कि बाजवा साहब ये कहेंगे कि बाकी सूबों के पास भी जहाज है। बाकी सूबों ने नए जहाज तो नहीं दिए ना, पुराने जहाज है, इनके पास भी पुराना जहाज था। बाकी साहब ने कहा कि जी गाड़ियां कम हो गई हैं, मतलब है आप सड़क पे निकल जाएं उसामा साहब, सर एक बंदे के प्रोटोकॉल से 40 गाड़ियां होती हैं। ऐसे ही है। यानी आपने 1122 की एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, 1122 की क्रेन को भी नहीं छोड़ा, आपने पुलिस के जो है नॉर्मल पुलिस को भी नहीं छोड़ा, आपने अपना एंटी टेररिस्ट, हर किस्म की गाड़ी आपके भाई, वो 40-44 गाड़ियां उसामा तैयब साहब पेट्रोल से चलती है। ऐसे उनके ही अंदर आप पानी नहीं डालते, वो पेट्रोल जो है टैक्स पेयर्स का पैसा है। और इतना थ्रेट नहीं है शहर के अंदर कि अब 44 गाड़ी, लेकिन ये प्रोटोकॉल की बात है, ये जाती प्रोटोकॉल जो है ना उसकी बात, ये कम किसी ने नहीं किया। ये आसिफ बाजवा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनको पॉलिटिकली चीजों को रियलिज्म में देखना चाहिए। और रियलिज्म में मैं आपको ये अर्ज कर दूं, और सर जी वो जो 44 गाड़ियां हैं ना सर, उसमें सर एक मैंने थोड़ी सी एस्टिमेशन लगाई है सर, उन 44 गाड़ियों में कम से कम 200 बंदा होता है। 50,000 भी अगर आप उनकी सैलरी लगाएं तो महीने का 1 करोड़ रुपया बनता है सर। मैंने तो आपको एक रफ एक चीज एक सिर्फ मेंशन के मैंने पेट्रोल की प्राइस डाली नहीं है रियलिटी में, क्योंकि हम बात करेंगे रियलिज्म की। दूसरी बात यह है, मैं बिल्कुल आसिफ बाजवा साहब की इस बात, किसी की भी इस बात से अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। वही कर्जा जो उस वक्त मौजूद था, उसी कर्जे को यूएई ने और सऊदी अरब ने रोल ऑन किया है, तो डिफॉल्ट किस तरह हो रहा था यार पाकिस्तान? तो प्लीज चीजों को रियलिस्टिकली, स्टैटिस्टिकली, इकोनॉमिकली देखें। बात चीजें पॉलिटिकली कही जाती हैं लेकिन उनकी रेलेवेंस नहीं होती। आपकी वही यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वही कर्जा था जो यूएई ने रोल ओवर किया, वही कर्जा था जो आपको रोल ओवर किया सऊदी अरब ने, वही कर्जा है जो $3 अरब अभी यूएई ने आपसे वापस लिया और आपने उसको वापस कर दिया क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर थी। दूसरी बात यह है कि आज पेट्रोल की कीमत, क्रूड की कीमत है $71 क्रूड की कीमत है, और ब्रेंट ऑयल जो है उसकी कीमत है $76। जो आपने पुराना जो पेट्रोल खरीदा था उससे कम कीमत है आज। और गवर्नमेंट ने फिर पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। मिट्टी का तेल की कीमत मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? आसिफ बाजवा साहब के गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं हम गरीबों के खैर ख्वाह हैं, मतलब ये तो स्टेटिस्टिक्स है ना सामा, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स है। आप कहते हैं आप डेवलपमेंट में, आप ये देखिएगा कि पिछले साल ये फरूख सलीम साहब की फिगर उठा के देखें जो बहुत बड़े मईशत के माहिर हैं, बहुत बड़े उनसे बड़ा दिमाग कोई नहीं है पाकिस्तान में, अगर कोई कहेगा तो गलत कहेगा। उन्होंने कहा कि जी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर तमाम प्रोविंसेस ने $8 बिलियन दिए और $4 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने दिया डेवलपमेंट के लिए। उसको आप गए तो $12 बिलियन डेवलपमेंट के लिए आया, जो एक सूबे पे अगर लगाया जाए तो वो कोई आपका 75 बिलियन रुपीस बनता है। 12 ट्रिलियन था
क्या एक सूबे के ऊपर वो पैसा लगा? एक घर के ऊपर 3 लाख रुपया लगना चाहिए, एक इंडिविजुअल के ऊपर 50,000 रुपया लगना चाहिए। ये फारूक सलीम साहब की फिगर है, आप उनका आर्टिकल उठा के पढ़ लीजिए। वो कहाँ गया डेवलपमेंट का पैसा? क्या आसिफ बाजवा साहब की डिस्ट्रिक्ट में 75 अरब रुपया लगा है? अगर लगा होता तो आप तो कहने का मतलब ये है कि जो आप जुल्फकार साहब कह रहे थे ना, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मिस गवर्नेंस इन द प्रेजेंट सिस्टम। वो सिर्फ उस मिस गवर्नेंस सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं है, उस मिस गवर्नेंस में आपके के तमाम वो लोग जो मिनिस्ट्रीज के जिम्मेदार हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो अगर आप डिलीवरी नहीं कर रहे, आप बहुत सारी चीजें, आप पाकिस्तान का ऐसा चले, मैं आसिफ भाई साहब की मान लेता हूं कि IMF ने आपको कहा कि जी आप ये बढ़ाएं, लेकिन जो आपने कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस में 27 अरब रुपए एक ऐसी IPP को जिसने कोई बिजली ही नहीं बनाई थी, और 4 ऐसी IPP जिन्होंने 15% बिजली बनाई थी, उनको 370 बिलियन रुपीस पे किए। क्यों पे किए? ये गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देख ले, जो उन्होंने कहा कल गौहर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफ्ते पहले की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है ना वो 2025-26 में नीचे आई है, ऊपर नहीं गई है, हमारा रेशो जो है कम हो रही है। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं सामा, जब आप जो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन को स्टेटमेंट्स नहीं इंडिकेट करती, सियासी बयानात स्टेटमेंट जो होती है वो जो 2+2 अगर आप करेंगे तो 4 ही होगा, आप सियासत से उसको 3.5 नहीं कर सकते। तो ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स में अवेलेबल है, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होती है और आपकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, तो आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उनको गरीब का कितना ख्याल, बिल्कुल सही या है, वो क्या कहना चाहते हैं। राइट। बाबा साहब मैं आता हूँ, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जुल्फिकार बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है सर इस महंगाई के तूफान में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है सर। जब भी महंगाई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले आवाज उठाती है, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम चाहे एलाए हो, हमारा काम है अवाम की जो भी मुश्किलात आती हैं उस पे आवाज उठाना। जब भी पेट्रोल की प्राइस पीछे बढ़ी थी तब भी हमने बढ़ाई थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना उसने अवाम के लिए आवाज उठानी है। और एक और चीज आपको बताऊं, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर तमाम हुकूमतों के अंदर ऐसे कार्टल्स और माफियाज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो कि पेट्रोल के, शुगर के, फर्टिलाइजर के, स्टॉक मार्केट के और दीगर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री का, वो सियासतदानों में भी मौजूद हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, वो उधर नुमाइंदे हैं, वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल करते हैं और वो उनका ख्याल करते हैं। तो ये जो नेक्सेस है ना, इसको तोड़ने की जरूरत है, ताकि ये जो बैठे बिठाए 1 मिनट में प्राइस बढ़ जाती है। भाई जब आप महंगा पेट्रोल खरीदेंगे तो आप पेट्रोल महंगा कर लें। अब ये कौन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उसके अंदर कौन कौन लोग बैठा हुआ है? ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की भी बात हो रही थी, कैपेसिटी पेमेंट किसको जा रही है? हमारी तरफ से। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई बंदे की ये उसमें शमूलियत है या कोई उसका अंदर कोई किसी का इंटरेस्ट है, खत्म करें। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी है। और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा पाकिस्तान के ज़राए वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, लूट रहा है, तो हम उसके साथ नहीं है। वो चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की पेमेंट्स हो, वो चाहे माफिया कार्टल्स के प्राइस की इन्फ्लेशन की मूवमेंट हो, या वो किसी और तरीके से पैसे कमाने में लगे हो, और आज तक यहाँ पे यही हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान को हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, चीजें बेहतर करनी है, तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज रखनी है, विद इन गवर्नमेंट रखनी है, और हमें एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है, ताकि ये चाहे जुडिशरी में मामलात हो या किसी और जगह हो, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू पाकिस्तान ग्रो फॉर द लॉन्गर टर्म। ये पाकिस्तान ग्रो ही तब करेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे, लोगों को अकाउंटेबल करेंगे, इदारों के अंदर काम करने वाले लोगों को अकाउंटेबल करेंगे। अगर आप पूछेंगे ही नहीं कि जी ये FBR के अंदर कलेक्शन नहीं हो रही, तो आज तक तो किसी माजी की तमाम हुकूमतों के अंदर कभी 1% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस में हुई नहीं, तो IMF से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, गवर्नेंस कैसे बेहतर की जाएगी? राइट सर, बिल्कुल ठीक है जी। आसिफ बाजवा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर।
मैं सर ये बात कर रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की। मैं इनकी बातों से बड़ा कुछ मुझे बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि 44 गाड़ियां हैं। सर क्या आप बता सकते हैं किसके साथ 44 गाड़ियां? कतई तौर पे ऐसा नहीं है। सीएम का जो अकॉर्डिंग टू जो उनकी सिक्योरिटी है, उनके मामलात हैं, या प्रेसिडेंट का है या प्राइम मिनिस्टर का है, इसकी बात तो कर सकते हैं। बाकी आप लाहौर में रहते हैं तो आप देखते हैं कि एक मिनिस्टर है और उसके साथ एक सिक्योरिटी की गाड़ी है। वो 6-6, 10-10 गाड़ियों वाली कोई हर इदारे की गाड़ी थी उसमें नहीं है। और अब तो आपने देखा कि जब से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तमाम गाड़ियां जो थी फालतू गाड़ियां, वो 3-3 की बजाय सिर्फ एक की गाड़ी रह गई है। पेट्रोल के ऊपर कट लगाया गया है, गाड़ियों के ऊपर कट लगाया गया है, और जो इंतहाई जरूरी सिक्योरिटी के मामला हैं वहां पे 7 गाड़ी जाती है पुलिस की। यहाँ पे आप सियालकोट में हम आते हैं, डस्का में रहते हैं, गुजरांवाला जाते हैं, एक मिनिस्टर है उसके साथ एक गाड़ी है, वो भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए। दूसरी तो सर कोई गाड़ी नहीं है। और 44 गाड़ियां कह देना सर, ये हमें सारी दुनिया देख रही होती है ब्रिगेडियर साहब। आपकी अगर कोई हम अच्छी बात करते हैं वो भी लोग नोट करते हैं, और अगर मैं कोई गलत बात करूंगा उसको भी लोग नोट करते हैं। तो मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन ये है कि जो गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छे फैसले किए हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और कहीं पे जो लैप्सेस हैं, अगर कोई गलतियां कोताही हैं तो उसको डेफिनेटली हमें क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बेहतरी की तरफ लेकर के जाएं। जब आप तनकीद नहीं करेंगे, हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे सॉरी, तो हम बेहतरी की तरफ तो नहीं जा सकते। तो ये 44 गाड़ियों का मेरा बाजवा साहब, मेरा 44 गाड़ियों कहने का मकसद 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 काउंटिंग नहीं थी। मैं 44 जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा था वो एक ज्यादा प्रोटोकॉल के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। अगर आप समझे कि मैं 44 गिन के गई है तो नो, दैट इज नॉट द इशू। मैंने 44 नहीं गिनी। मैं ये कहता कि हमें अपने प्रोटोकॉल्स को कम करने की जरूरत है, और वो प्रोटोकॉल्स हैं ज्यादा। मुझे नहीं, मैं आप जानते हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट के आप हैं, अगर आप पैसा बचाएंगे तो वो आवाम के लिए खर्च कर सकेंगे ना, आपके और मेरे लिए तो खर्च नहीं होगा। तो मेरा कतई मकसद 44 गाड़ियां गिन के नहीं था। मेरा उससे एक हाइपोथेटिकली ये मकसद था कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल बहुत जगहों पर हैं, उनको कम करने की जरूरत है। सही है, थैंक यू। सर जी, आपने भी बाजवा साहब जो बात की है ना, उसके ऊपर भी ये फरवरी की खबर मेरे पास अभी निकल के आई है, जिसके अंदर आपने पेट्रोल बढ़ाए हैं, सरकारी जो आपके ये CSPs हैं उनके आपने गाड़ियां जो है वो अप्रूव की हैं, और ये गाड़ियां जो थी वो आपकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर 617 मिलियन की 79 न्यू लग्जरी व्हीकल्स फॉर VVIP। जब गवर्नमेंट बनी सामा साहब, ये जब गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त गाड़ियां खरीदी गई हैं, और एक मैं आपको जब बनी है तब की खबर बता रहा हूँ, एक मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 माह पहले की जो आपने इनके पेट्रोल और इनकी चीज़ों को इन्हांस किया आपने। तो सर जब गवर्नमेंट बनी है तो तब तो सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बकौल आपके डिफॉल्ट होने वाले थे हम, तो तब आप जो है वो लग्जरी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। नहीं, अभी आपने कहा है सर जब गवर्नमेंट बनी है तब ली है। सर थैंक यू सो मच जी। जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त हम डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहे थे, उसके बाद की बात सर मैंने नहीं की। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब आपका, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से संजीदगी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जिसकी ज़रूरत थी, और जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था मामलात पर, एक आम आदमी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी थी और उनको रिलीफ देना था, वो अब तक हुकूमत का इतना अर्सा गुजरने के बाद भी ये मुंतकिल नहीं हो पाया। उसकी वजूहात इंटरनली एक्सटर्नली हम बारहा डिस्कस करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर बात करती हैं, हुकूमत इसके ऊपर जो है वो अपना एक स्टांस लिए हुए है, लेकिन अल्टीमेटली आज के दिन तक वो रिलीफ जिसका दावा किया जाता रहा, जिसका दावा किया जाता है, वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पाया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।